स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 आगम की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इसकी बात करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में आगम जो शब्द है इसको विशेष ध्यान से समझना है। आगम शब्द को यानी कि रेवेन्यू को जब एक बार आगम क्लियर हो जाएगा कि शाब्दिक मीनिंग शाब्दिक जो अर्थ है इसका वर्ड जो मीनिंग है वो क्या है आगम का, तो बाकी सारी चीज़ें समझने में बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगम की बात करते हैं कि आगम क्या है। देखिए बच्चों मैंने लिखा है उत्पादक को होने वाली वह आय जो उसे अपने तैयार माल बेचने से प्राप्त होता है। बहुत सीधी सी परिभाषा है, वह आगम कहलाता है। मैं परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। उत्पादक को होने वाली वह आय, एक उत्पादक है उसको जो आय हो रही है जो उसे अपने तैयार माल बेचने से प्राप्त होती है वह आगम कहलाता है। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल से और ये परिभाषा क्लियर हो जाएगी। एक समोसा वाले ने 10 समोसे 8 रुपये प्रति समोसे के अनुसार बेचे, तब उसकी आगम कितनी होगी बच्चों? तो 10 समोसे 8 रुपये का एक समोसा, टोटल उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? 80 रुपये। तो जो ये 80 रुपये उसे प्राप्त हुए वही उसका क्या कहलाएगा? आगम। तो इसका मतलब आगम में दो चीज़ें शामिल होती हैं, लागत होती है और लाभ होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल लिया था 70 रुपये मान के चलो कॉस्ट और 10 रुपये प्रॉफिट, तो इस तरीके से 80 रुपये टोटल आगम। तो आगम में बच्चों लागत और लाभ दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो आगम का मतलब समझ में आया? आगम का मतलब है किसी भी विक्रेता ने इकाइयां बेच करके जो राशि प्राप्त की वो क्या कहलाता है बच्चों? आगम कहलाता है। एक विक्रेता है 50 क्वांटिटी सेल की और एक क्वांटिटी का मूल्य है 10 रुपीज, यानी कि उसे कितने रुपए मिले? 500 रुपये। तो ये जो इकाई बेच करके राशि प्राप्त हुई वही क्या कहलाएगा बच्चों? आगम कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब आगम के प्रकार की। तो देखिए आगम के 3 प्रकार होते हैं, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टोटल रेवेन्यू TR, औसत आगम को एवरेज रेवेन्यू AR, सीमांत आगम को मार्जिनल रेवेन्यू MR। TR, AR और MR। ठीक है, चलिए नंबर बाय नंबर अब हम तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों कुल आगम, टोटल रेवेन्यू। तो जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में बात की थी कि एक विक्रेता ने 10 क्वांटिटी 8 रुपये प्रति क्वांटिटी के हिसाब से बेच करके 80 रुपये प्राप्त किए, तो ये 80 रुपये जो आगम था वही कहलाता है बच्चों कुल आगम। फर्म द्वारा की गई बिक्री की इकाइयों का प्रति इकाई विक्रय मूल्य से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है वह कुल आगम कहलाती है। तो हमने जो एग्जाम्पल दे रहे थे, एक और हमने जो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 50 क्वांटिटी एक सेलर ने बेची, ठीक है, और 10 रुपये प्रति क्वांटिटी उसका रेट था, तो उस सेलर को कितने रुपए मिलेंगे बच्चों? 500 रुपये। यही 500 रुपये क्या कहलाया? कुल आगम। देखो फॉर्मूला भी यही बना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी कितनी सेल की? 50, तो Q हो गया, इंटू प्राइस पर क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज, यानी कि इंटू P कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों औसत आगम। हमेशा ध्यान रखना औसत, जब भी औसत निकालना हो तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि औसत का मतलब होता है भाग दे करके कैलकुलेशन करना। भाग दे करके, औसत हम भाग देकर ही तो निकालते हैं, भाग देकर गणना करना। अच्छा जी, तो अब आगम का औसत करना है। ठीक है जी, आगम ये रहा हमारा। तो कुल आगम में क्वांटिटी का अगर हम भाग दे दें, कुल आगम में क्वांटिटी का भाग दे दें, जैसे कि टोटल कुल आगम कितना हुआ था यहाँ पे? 500 रुपये। कितनी इकाइयां बेची थी बच्चों? 50 इकाई। तो औसत आगम कितना हुआ? 10 रुपये। औसत आगम कितना होगा? 10 रुपये। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि औसत आगम तो प्राइस के बराबर हुआ, तो हमेशा औसत आगम प्राइस के बराबर होगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू P होगा हमेशा। ठीक है बच्चों, तो औसत आगम, तो हमने क्या किया? कुल आगम में
कुल आगम में क्वांटिटी का भाग दे दिया, औसत आगम आ गया। तो ये इसकी परिभाषा होगी। फर्म द्वारा प्राप्त किए गए कुल आगम में विक्रय की इकाइयों का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वह औसत आगम कहलाता है। देखिए फॉर्मूला AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया बच्चों? एवरेज रेवेन्यू। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है, सीमांत के बारे में, मार्जिनल के बारे में। मार्जिनल का मतलब होता है एक अतिरिक्त। अब वो एक अतिरिक्त इसके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे आगम है तो आगम कब होता है? इकाइयां बेच करके। तो एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर जो आगम में परिवर्तन हुआ, सीमांत आगम। सीमांत लागत होता है तो वहां क्या करते हैं? लागत कब आती है? उत्पादन करने पर। तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो लागत में परिवर्तन होता है वो सीमांत लागत होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां सीमांत आगम है, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर जो आगम में परिवर्तन हुआ वो सीमांत आगम होता है। परिभाषा देखते हैं। फर्म द्वारा अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर जो कुल आगम में परिवर्तन होता है वह सीमांत आगम कहलाता है। इसके दो फॉर्मूले हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, ये डेल्टा है, पहले भी इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, ग्रीक वर्ड है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। ये n और n माइनस 1 नीचे बेस के रूप में, जहां n होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इकाइयों की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि अगर टोटल रेवेन्यू में एक एक इकाई के अनुसार चेंज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू में एक एक इकाई के हिसाब से चेंज हो रहा है, तभी ये वाला फॉर्मूला काम करता है। अगर टोटल रेवेन्यू में तो 2 इकाई 3 इकाई के हिसाब से चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। यानी कि आपको नॉर्मली ध्यान रखना है, हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें थोड़े से दोष होते हैं। ठीक है, चलिए इनकी कैलकुलेशन की भी बात करेंगे तो बच्चों अभी हम, तो चलिए पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू, जो ये तीनों पॉइंट थे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के, इन तीनों के फॉर्मूले वगैरह हो गए। तो इन फॉर्मूलों से कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो अब उनकी बात करते हैं बच्चों। देखिए ये मैंने एक टेबल ड्रॉ की है बच्चों, जिसमें क्वांटिटी 1 2 3 4 5, प्राइस 5 5 5 इस तरीके से मैंने लिए, यानी कि 5 रुपये प्रति इकाई ये मूल्य है। तो टोटल रेवेन्यू का मैंने बताया था कि इकाइयाँ बेची और प्रति इकाई मूल्य जो है दोनों का गुणा कर देंगे। एक इकाई बेची, एक इकाई का मूल्य 5 रुपये, बताइए कितने रुपये प्राप्त हुए? 5। 2 इकाई बेची, एक इकाई का मूल्य 5 रुपये, कितने रुपये प्राप्त हुए? 3 इकाई बेची 5 के हिसाब से, 4 इकाई बेची 5 के हिसाब से, 5 इकाई 5 के हिसाब से, ये क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो मैंने कहा था एवरेज, औसत कैसे निकालते हैं? भाग दे करके। तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। 5/1 5, 10/2 5, 15/3 5, 20/4 5, 25/5 5। ठीक है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू, तो देखिए मैं यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन करना आपको सिखा देता हूँ। डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली क्वांटिटी पर, इस पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा। तो बच्चों 0 क्वांटिटी पर अगर हम पूछें कि टोटल रेवेन्यू, जब एक भी इकाई नहीं बेची, 0 क्वांटिटी यानी कि एक भी इकाई नहीं बेची, अब प्राइस कितना भी हो रेवेन्यू तो 0 होगा। अब देखिए डेल्टा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज हुआ? तो टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज हुआ बच्चों? 5 का, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ? 1 का, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद टोटल रेवेन्यू, डेल्टा टोटल रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज हुआ? 5, क्वांटिटी में कितने का चेंज? 1, यानी कि 5। चेक करो हर सिचुएशन में कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। अलग भी आ सकता है लेकिन इसमें 5 आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की गणना की जाती है। मैंने आपको सीधी कैलकुलेशन बताई, क्वांटिटी प्राइस का मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू में अगली संख्या में से पिछली संख्या माइनस करके मार्जिनल रेवेन्यू। अपोजिट भी हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू अगर दे रखा है तो एवरेज रेवेन्यू का क्वांटिटी से गुणा कर दें, एवरेज रेवेन्यू का क्वांटिटी से गुणा कर दें तो टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ते हुए चलें, जैसे 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। तो ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ते हुए चलें तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं कि विभिन्न बाजारों में आगम वक्र के स्वरूप क्या होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ये हमारी, विभिन्न बाजारों में आगम वक्र के स्वरूप। देखिए, तो सबसे पहले हमारी बातें स्टार्ट होंगी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। अब ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है बच्चों? तो देखिए, शब्द से ही लग रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं इसे। पूर्ण प्रतियोगी, प्रतियोगिता कैसी? पूरे तरीके से, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता यहाँ पर होगी। और प्रतियोगिता बताइए, मार्केट में अकेला सेलर है, 2 सेलर हैं, 3 सेलर हैं, क्या उनमें कोई ऐसा ज़्यादा कंपटीशन होगा? कंपटीशन तब होगा जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर होंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तु के असंख्य क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो क्रेता तो चलो सभी में असंख्य मिलेंगे, लेकिन यहाँ विक्रेता भी कैसे? असंख्य, बहुत ज्यादा मात्रा में, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सेलर, तथा उनमें वस्तु क्रय विक्रय संबंधी इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि उस प्रतिस्पर्धा के चलते वस्तु का बाजार में एक ही मूल्य रहता है। यह पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। यानी कि मार्केट में इतने अधिक सेलर हैं और उनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा चलता रहेगा कि उस कंपटीशन के चलते वस्तु का बाजार में बताइए कैसा मूल्य होगा बच्चों? एक ही मूल्य। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कितनी भी इकाई, 10 एक इकाई सेल करो, 10 इकाई सेल करो, 50 इकाई सेल करो, रेट पर यूनिट फिक्स ही रहेगा। जैसे हमने अभी पीछे टेबल में प्रैक्टिस की थी कि यहाँ रेट पर यूनिट फिक्स है। ठीक है, अब इस बाजार में TR, AR, MR का स्वरूप कैसे होगा तो चलिए देख लेते हैं। अभी टेबल वही हमने परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगी की टेबल पे ही प्रैक्टिस की थी पहले भी। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य, 1 इकाई सेल की 5, 2 इकाई सेल की 5 के हिसाब से 10, 3 इकाई 5 के हिसाब से 4 इकाई और 5 इकाई। एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड। मैं चलिए आप लोग भी हर बार ऐसे ही फॉर्मूला लिख करके प्रैक्टिस करना। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला? क्वांटिटी इनटू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके, वही तो एवरेज होता है। तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, सभी कितना आ गया? 5। ठीक है बच्चों, चलिए मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? तो 2 फॉर्मूले बताए थे, क्या क्या थे? डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। यानी कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज हुआ उसे हम क्वांटिटी में चेंज से डिवाइड कर देंगे। ऊपर मैंने आपको समझा दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछली टेबल इसी की थी। ठीक है, अब देखिए इस बाजार में AR MR की क्या स्थिति होगी। तो इस बाजार में वस्तु के मूल्य कैसे होते हैं? एक ही होते हैं, और एक ही होने के कारण फर्म का AR तथा MR दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो बराबर ही तो आए, किसी भी क्वांटिटी पर क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कैसे बराबर हैं? OX अक्ष के समांतर होते हैं एवं AR MR वक्र OX अक्ष के समांतर होते हैं तथा एक क्षैतिज रेखा होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। देखिए डायग्राम में OX एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली और OY एक्सिस पर हम शो करेंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को। क्वांटिटी 1 से लेकर के 5 तक थी, वो हमने यहाँ पे नोट कर दी। एवरेज रेवेन्यू का पैमाना हमने ले लिया 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं पहली क्वांटिटी पर एवरेज रेवेन्यू कितना है? 5। तो पहली क्वांटिटी पर एवरेज रेवेन्यू कितना है बच्चों? 5। दूसरी क्वांटिटी पर 5, तो दूसरी क्वांटिटी पर 5, तीसरी क्वांटिटी पर 5, चौथी क्वांटिटी पर 5,
पांचवी क्वांटिटी पर 5, ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। ये भी इतना ही है हर एक क्वांटिटी पर। तो पहली क्वांटिटी पर 5, दूसरी पर 5, तीसरी पर 5, चौथी पर 5, पांचवी पर 5, यही है। पॉइंटों को मिला दिया तो यही हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आया? और चेक करो, यही प्राइस है, तो जब प्राइस का भी बनाएंगे तो इसी पर प्राइस आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P होता है। क्लियर है सभी का? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 2। अभी हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की बातें कंप्लीट कर ली थी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आगम वक्र। अब हम बात करेंगे एकाधिकार बाजार में आगम वक्र कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एकाधिकार। ये क्या होता है बच्चों? तो एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, एक का अधिकार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट, मोनो प्लस पोली, अकेला विक्रेता। तो बाजार की वह स्थिति जिसमें अकेला विक्रेता होता है, एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है तथा एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वस्तु को मूल्य कम करके बेचता है, यह एकाधिकार बाजार कहलाता है। तो इसमें दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले कि इसमें उत्पादक या विक्रेता कितने होते हैं बच्चों? एक होते हैं, अकेला होता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वस्तु को कैसे बेचता है? मूल्य कम करके बेचता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि सर मार्केट में जब अकेला विक्रेता है तो वो मूल्य कम करके क्यों बेचता है? उसे तो मूल्य बढ़ा करके बेचना चाहिए, ढेर सारा प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो बच्चों ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वस्तु के मूल्य बढ़ा करके बेचेगा तो सोचो जरा, वो वस्तु क्या मीडियम और डाउन क्लास फैमिली के कवर में आ पाएगी? क्या उनकी पहुंच में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो वस्तु को जब वो महंगी करके बेचेगा तो वो वस्तु अपर क्लास वाले जो लोग होंगे सिर्फ वही परचेज कर पाएंगे और उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं होंगी तो क्या उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो पाएगा? तो प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब वो अपने प्राइस को कम करता हुआ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो, वो वस्तु मीडियम और डाउन क्लास फैमिली में ज़्यादा पहुंच पाए, तब जा कर के प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए। ये क्या है बच्चों? कुछ बच्चे अब मेरी ड्राइंग को समझने लग गए। समोसा है। चलिए मान के चलो ये एक छोटे पेट वाला हलवाई है। ठीक है, ये बाल हैं और ये बीच में से थोड़े से बाल उड़े हुए भी हैं। अब मान के चलो ये हलवाई पूरे महीने में सिर्फ एक ही समोसे का प्रोडक्शन करता है और इसके प्राइस इसने रख दिए कितने? 10,000 रुपीज़ पर क्वांटिटी। अब क्या होगा? किसी पैसे वाले के यहाँ जब कोई शादी फंक्शन होगा तभी बस समोसा वो परचेज करके लेके जाएगा उसके लिए। बाकी मीडियम और डाउन क्लास फैमिली से तो अब ये गुड्स बाहर हो गई। अब आप कहो कि साहब इसमें कॉस्ट आ रही है मान के चलो इसकी 10 रुपये और ये कितने में सेल कर रहा है? 10,000 में। साहब बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। जब क्वांटिटी सेल ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसा होगा? अब इससे अच्छा तो प्राइस कम करते जाओ, कम प्रॉफिट मार्जिन लो, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल करो तो टोटल प्रॉफिट कैसा होता जाएगा बच्चों? बढ़ता हुआ जाएगा। इसलिए मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होगा वो गुड्स को प्राइस कम करके सेल करता है। प्राइस कम करके सेल करेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी सेल होती हुई जाती है। चलिए चेक करते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? क्वांटिटी इनटू प्राइस। करिए 10, 16, 18 और 16। क्वांटिटी इनटू प्राइस किया है हमने, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे बच्चों?
तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, यही बताया था ना, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाई 1, 16 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इस तरीके से आएगा। मैंने आपको पिछले टॉपिक में ही बताया है कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होगा, प्राइस के बराबर होगा। मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं बच्चों, तो जीरो क्वांटिटी पर टोटल रेवेन्यू कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो बताइए टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज हुआ, फॉर्मूला बताया ना, डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज 10 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में चेंज 1, 10 डिवाइडेड बाई 1। टोटल रेवेन्यू में चेंज 6 का है, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में चेंज 1, कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 2 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। चेक कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलिए फटाफट से, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई मोनोपोली मार्केट की, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें AR और MR वक्र की। तो मैंने यहाँ नोट किया है, एकाधिकार बाजार में वस्तु के मूल्य कम होने के कारण, वस्तु के मूल्य कम हो रहे हैं, इसके कारण फर्म का AR और MR वक्र कैसे होते हैं बच्चों, कम होते हैं, गिरते हैं। और इनकी गिरने, MR की गिरने की दर कैसी होती है, चेक करो, MR की गिरने की दर AR के कंपेयर में अधिक है। भाई यहाँ 10 से 8 2 का अंतर, जबकि यहाँ 10 से 6 4 का अंतर, 8 से 6 2 का अंतर, 6 से 2 4 का अंतर। तो इसकी गिरने की दर कैसी है बच्चों, दोनों शुरुआत में बराबर हैं। MR की गिरने की दर AR की तुलना में ज़्यादा है, MR की दर, ठीक है। इसीलिए AR वक्र MR वक्र से ऊपर होता है। MR की दर ज़्यादा है तो MR वक्र जब बनाएंगे वो नीचे बनेगा और AR वक्र ऊपर बनेगा। वैसे भी देख लो, संख्या जिसकी ज़्यादा है 10 10 यहाँ बराबर से शुरू होगा। इसके बाद AR 8 है जबकि MR 6, AR 6 MR 2। तो AR की संख्याएं बड़ी हैं, MR की संख्याएं छोटी हैं, तो जिसकी संख्या बड़ी होंगी वो वक्र ऊपर बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं, टोटल रेवेन्यू की बातें करेंगे, टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे। क्वांटिटी 1 से 5 तक ली और इधर OY एक्सिस पर टोटल रेवेन्यू शो करेंगे, जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कवर हो सके। 18 है, चलिए 4 4 का अंतर लेते हैं, 4 8 12 16 और 20। चलिए पहला कॉम्बिनेशन शो करते हैं बच्चों, क्वांटिटी 1 टोटल रेवेन्यू 10। अच्छा, जीरो क्वांटिटी पर टोटल रेवेन्यू कितनी रही होगी बताइए जल्दी से। जीरो क्वांटिटी पर यानी कि एक भी इकाई नहीं बेची तो टोटल रेवेन्यू भी कितना रहा होगा, जीरो। एक इकाई पर कितना था बच्चों, 10। एक इकाई पर टोटल रेवेन्यू 10, 8 और 12 के बीच में लगभग यहाँ पे होगा। 2 इकाई पर टोटल रेवेन्यू 16। 2 इकाई पर टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों, 16। 3 इकाई पर टोटल रेवेन्यू 18। 16 और 20 के लगभग बीच में आएगा यहाँ पे। 4 इकाई पर भी 18 बराबर है, 4 इकाई पर इसी के ठीक सामने होगा बराबर। और 5 इकाई पर 16 कम हो गई, 5 इकाई पर 16। इस तरीके से जब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे और पॉइंटों को मिलाने पर जो वक्र बनेगा, बताइए आप कौन सा वक्र होगा, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए सभी। टोटल रेवेन्यू का कर्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की। तो पहली क्वांटिटी पर पहले हम एवरेज रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यू, अच्छा इसका भी पैमाना ले लेते हैं। चलिए 2 2 का अंतर ले लें क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 10 है। 2 4 6 8 10। तो पहली क्वांटिटी पर एवरेज रेवेन्यू 10, फर्स्ट क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यू 10।
सेकंड क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यू 8, सेकंड क्वांटिटी 8, थर्ड क्वांटिटी 6, फोर्थ क्वांटिटी 4.5, फोर्थ क्वांटिटी 4.5, 4 से थोड़ा सा ऊपर, और फिफ्थ क्वांटिटी 3.2, 2 और 4 के बीच में और उससे बिल्कुल मामूली सा ऊपर। ठीक है बच्चों, इन पॉइंटों को मिला देंगे। ये कौन सा हो गया? एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की। फर्स्ट क्वांटिटी पर 10, फर्स्ट क्वांटिटी 10, दोनों बराबर हैं। सेकंड क्वांटिटी पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है बच्चों? 6। सेकंड क्वांटिटी पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 6, जबकि सेकंड क्वांटिटी पर एवरेज रेवेन्यू कितना था? 8। ऊपर बना था ये, और ये कहाँ बनेगा? नीचे, क्योंकि इसकी संख्याएं कम है। ठीक है। तीन क्वांटिटी पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है बच्चों? 2। थर्ड क्वांटिटी मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 2। फोर्थ क्वांटिटी मार्जिनल रेवेन्यू 0, फोर्थ क्वांटिटी पर 0, और फिफ्थ क्वांटिटी पर -2। तो फिफ्थ क्वांटिटी पर अब प्लस के अगर रेवेन्यू होता तो ऊपर की तरफ चलते, माइनस के हैं तो नीचे की ओर चल लेंगे। ये देखिए, ये हमने -2 बनाया। तो 5 क्वांटिटी पर -2 हैं, तो इसका मतलब 5 के नीचे -2 के ठीक सामने। तो ये पॉइंट लगभग इस तरीके से हो जाएंगे, और इन पॉइंटों को हम ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। ठीक है, ये इस पॉइंट पर मिलाना है और लास्ट में इस पॉइंट पर। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, तो ये मोनोपोली मार्केट में एआर और एमआर की बातें कंप्लीट हुई। इसके बाद अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो बच्चों, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के कुछ प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं इसे। ये होता है बच्चों मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक प्रतियोगिता है तो कंपटीशन। ठीक है। अल्पाधिकार को बोलते हैं हम ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, और द्वैधिकार को बोलते हैं बच्चों डिओपोली। ठीक है। हाँ जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। देखिए बच्चों, व्यावहारिक जगत की अगर हम बात करें, व्यावहारिक जगत की अगर हम बात करें, तो इस व्यावहारिक जगत में पूर्ण रूप से न तो पूर्ण प्रतियोगिता और न ही मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, पूर्ण रूप से ये दोनों स्थिति व्यावहारिक जगत में देखने को नहीं मिलती है। व्यावहारिक जगत में अगर कोई स्थिति देखने को मिलती है तो वो कौन सी है बच्चों? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार यानी कि एकाधिकारात्मक बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जैसे इसमें एग्जाम्पल चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे सब्जी मंडी वगैरह इसी में कवर होती है। मोनोपोली है जो इसमें रेलवे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, ये मोनोपोली के एग्जाम्पल में चलते हैं। तो पूरे तरीके से जब इसके फीचर्स आप देखोगे, इन दोनों की जब विशेषताओं की आप व्यावहारिक जगत से तुलना करोगे, तो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें व्यावहारिक रूप से देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि एकाधिकारात्मक, अब जैसे बात करें, कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है जिसमें अकेला सेलर हो, और कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है जहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आए या ऐसी कोई बात ना हो। तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है। लेकिन हाँ, एक विक्रेता से ज़्यादा और असंख्य विक्रेता से कम जो मार्केट होता है वो एकाधिकारात्मक होता है, और व्यावहारिक जगत में यही देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, देखिए अंतर समझ लेना। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होता कौन सा है? तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वो होता है जहां
एकाधिकार से ऊपर की स्थिति यानी कि एक के अधिकार से ऊपर की स्थिति, पूर्ण प्रतियोगिता से नीचे की स्थिति यानी कि असंख्य विक्रेताओं से कम विक्रेता होंगे, और एकाधिकार यानी एक से ज़्यादा विक्रेता होंगे। तो इस बाजार में फर्मों की संख्या कैसी होती है बच्चों? अधिक होती है। ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अत्यधिक होती है और जबकि इसमें अधिक होती है, या उसमें असंख्य होती है, इसमें अधिक होती है। इसकी प्रमुख विशेषता वस्तु विभेद होती है। वस्तु विभेद क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो इसकी प्रमुख विशेषता वस्तु विभेद होती है, यानी कि वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है, वो वस्तु विभेद होता है। वस्तुओं में अंतर क्या होगा, तो अर्थात वस्तुओं में रंग, रूप, पैकिंग, ब्रांड, गुणवत्ता यानी क्वालिटी आदि में भिन्नता होती है। ठीक है, ये होता है वस्तु विभेदीकरण। यानी कि विक्रेताओं के द्वारा जो वस्तु बेची जाती हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, उनके रंग रूप को लेकर के, पैकिंग को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, वो क्या कहलाता है, वस्तु विभेदीकरण। ठीक है, और इसमें एआर वक्र कैसा होगा बच्चों, अत्यधिक लोचदार होता है इसमें एवरेज रेवेन्यू कर्व। अगर हम कंपेयर करें मोनोपोली से, मोनोपोली में लेस देन 1 आएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कितना आता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार में टीआर, एआर, एमआर की सिचुएशन क्या होगी। क्वांटिटी, प्राइस, टीआर, एआर एंड एमआर। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में टेबल किस तरीके से बनानी है, अब हम उसकी बातचीत करेंगे। तो क्वांटिटी की बात करें, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 पर तो क्या कैलकुलेशन आएगी। दो, 3, 4 और 5। तो देखिए बच्चों, प्राइस हम ले रहे हैं 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से। टोटल रेवेन्यू चेक करते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 10, 18, 24, 28 एंड 30। दोनों का मल्टीप्लाई किया, टोटल रेवेन्यू आ गया। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8 हो गया, 28 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 7 हो गया, ऐसे ही 6 हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था AR और P दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। मार्जिनल रेवेन्यू जो फॉर्मूला बताया, अब आपको बार बार समझाने की तो ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, पहले भी 2-3 टेबलों में आपको मैं समझा चुका हूँ मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। 0 क्वांटिटी पर टोटल रेवेन्यू 0 रहा होगा, तो टोटल रेवेन्यू में चेंज 10 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में चेंज 1 यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू 10। टोटल रेवेन्यू में चेंज 8 डिवाइडेड बाई चेंज 1 यानी कि 8, ऐसे ही 6, 4, 2। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब हम इस मार्केट में बात करते हैं AR और MR कर्व किस तरीके से बनेगा। तो चलिए यहीं बना लेते हैं डायग्राम। बच्चों, इकोनॉमिक्स में डायग्राम से डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान चीज़ें हैं और डायग्राम से ही सारी थ्योरी समझ में आती है। एवरेज रेवेन्यू, अगर आपको डायग्राम से डर लगता है तो इसका एक ही तरीका है, डायग्राम को आप 2 बार 3 बार 4 बार बना के देखो, हर बारीकी आपको समझ में आ जाएगी कि इनमें क्या क्या बारीकियाँ हैं। हाँ जी, तो OX एक्सेस पर क्वांटिटी 1 से लेकर के 5 तक वो हमने शो कर दी, 1, 2, 3, 4 और 5।
और ARMR में मैक्सिमम आपको 10 शो करना है। दो, 4, 6, 8 और 10। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन क्वांटिटी और एवरेज रेवेन्यू। 1, 10। 1 पे कितना है 10, ठीक है, लगभग यहाँ पे हो जाएगा। 2 पे कितना है 9। 2 पे कितना है 10 और 8 इसके बीच में रहेगा, यानी कि यहाँ पे लगभग। 3 पे कितना है 8। 3 पे कितना है बच्चों 8। 3 के ऊपर 8 के ठीक सामने। 4 पे कितना है बच्चों एवरेज रेवेन्यू 7। 4 पे 6 और 8 के लगभग बीच में रहेगा। 5 पे कितना है 6। 5 पे 6 के ठीक सामने। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एवरेज रेवेन्यू। इन पॉइंटों को मिला करके कौन सा कर्व बन जाएगा, बोलिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। तो चेक करो इन क्वांटिटी पर मार्जिनल रेवेन्यू। 1 पर कितना 10 बराबर है। 2 पे कितना है अभी 8, ध्यान रखना ये 9 था। 2 पे कितना है 8। थोड़ा नीचे आ गया क्या ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 पे 8, जबकि ये कितना था 2 पे 9, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 3 पे कितना है बच्चों MR 6। 3 पे MR 6 लगभग यहाँ पे होगा। 4 पे MR 4। 4 पे 4 लगभग यहाँ पे होगा। 5 पे 2। 5 पे 2 लगभग यहाँ पे होगा। तो अब इन पॉइंटों को हम मिला देंगे। ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। देखिए मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे ईपी कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे इस तरीके से बनता है। हमने पिछले टॉपिक में, यानी कि मोनोपोली मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ये मोनोपोली वाला मोनोपोली एकाधिकार बाजार की बातें थी। देखिए एकाधिकार बाजार से अब हम अपना एवरेज रेवेन्यू कर्व को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में AR थोड़ा वर्टिकल की तरफ था, जबकि यहाँ पे थोड़ा ये AR कैसा हो गया, हॉरिजेंटल की तरफ हो गया, क्षैतिज की तरफ हो गया। अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसे सीधी सी लाइन है, जबकि यहाँ नीचे वाले डायग्राम में यही एवरेज रेवेन्यू थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर आपको याद हो, अत्यधिक लोचदार मांग में डिमांड कर्व बेलोचदार की तुलना में कैसे होता था, थोड़ा हॉरिजेंटल की तरफ होता था। तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ईपी ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि अत्यधिक लोचदार होता है, और यहाँ पे बेलोचदार होता है, यानी कि लेस देन 1 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। एकाधिकारात्मक हो गया, अब आता है सेकंड अल्पाधिकार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार एकाधिकारात्मक को हमने ए नाम दिया था, तो इसे हम नाम दे देते हैं बच्चों बी पॉइंट। तो चलिए अब बी पॉइंट में क्या होगा, तो देखिए बी पॉइंट में क्या होगा, अब अल्पाधिकार में अल्पाधिकार ओलिगोपोली बोलते हैं, यानी कि ऐसा बाजार जहाँ पे 5-7 सेलर होते हैं, ठीक है। अल्पाधिकार अल्प मात्रा में बाजार की वह स्थिति जहां अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में
विक्रेता होते हैं, फिर से मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, अल्प मात्रा का मतलब कितने, 5-7, तथा प्रत्येक विक्रेता वस्तु की पूर्ति में बड़ा भाग रखता है। वह अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। ठीक है बच्चों, अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। तो अल्पाधिकार बाजार वो होगा जहां वस्तु के वस्तु के 5-7 विक्रेता होंगे, अल्प मात्रा में विक्रेता होंगे, वो अल्पाधिकार बाजार कहलाएगा। और अल्पाधिकार बाजार जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वाले हैं, कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक वाले जो हैं ये अल्पाधिकार बाजार में कवर होते हैं, 5-7 सेलर हैं। अब एक विक्रेता का बाजार में जो पूर्ति हो रही है, टोटल मार्केट में जो टोटल सप्लाई हो रही है, पूरे बाजार में जो पूरी पूर्ति हो रही है कोल्ड ड्रिंकों की टोटल मिलाकर के, उनमें से एक विक्रेता के अगर योगदान की बात करें तो बताइए बड़ा हिस्सा है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, प्रत्येक विक्रेता वस्तु की पूर्ति में बड़ा भाग रखता है, वो अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं अच्छा, इसमें आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की जो भी बातें आएंगी वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, कि चलो अल्पाधिकार में मांग वक्र यानी कि एआर के कर्व के बारे में बता ही देते हैं यहीं पे, नहीं नेक्स्ट चैप्टर में ही बताएंगे। इसके बाद आता है, अगला है द्वैधिकार। द्वैधिकार जिसको हम बोलते हैं डिओपॉली मार्केट। तो द्वैधिकार शब्द से ही लग रहा है यहाँ विक्रेता कितने होंगे बच्चों, 2 विक्रेता होंगे, वो द्वैधिकार बाजार कहलाता है। बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तु के 2 विक्रेता होते हैं, वह द्वैधिकार बाजार कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ी सी मार्केट की बातें हुई थी, अब हम देख लेते हैं कि आगम वक्रों का महत्व क्या है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, आगम वक्रों का महत्व, इंपॉर्टेंसी ऑफ रेवेन्यू कर्व। इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व। तो बच्चों रेवेन्यू कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए रेवेन्यू कर्व का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्व है रेवेन्यू कर्व का, आगम वक्र का। भाई जब तक हमें अपने आगम का पता नहीं चलेगा, जब तक हमें अपने आगम का पता नहीं चलेगा तब तक प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है, लॉस है या सुपर प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू से ही तो पता चल पाएगा। इसके अलावा फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इसी से कैलकुलेट होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। सभी बाजारों में औसत आगम, यानी कि मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम उत्पादक का मांग वक्र होता है। इसका ध्यान रखना है,
एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो सप्लायर का डिमांड कर्व होता है, उसको शो करता है। किस होता है किसी भी फर्म या उद्योग, किसी भी फर्म या उद्योग की वित्तीय स्थिति की वित्तीय स्थिति की गणना AR तथा AC एवरेज कॉस्ट औसत लागत के आधार पर की जाती है। यदि AR इज इक्वल टू AC है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के अगर बराबर है, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हैं, तो बताइए क्या होगा। यदि AR इज इक्वल टू AC है तब सामान्य लाभ, या जिसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस भी बोल सकते हैं, होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई बच्चों, लाभ हानि की जानकारी रेवेन्यू से होती है। आगे अभी इसी में और बातें हैं। फर्म की संतुलन अवस्था, कौन सी अवस्था? संतुलन अवस्था ज्ञात करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू की अवधारणा जो हमने पिछले चैप्टर में की थी, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू मेथड, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को जहां नीचे से काटता है वह फर्म का साम्य बिंदु E होता है। तो वही तो संतुलन अवस्था होती है। तो वो मार्जिनल रेवेन्यू के बेस पर ही तो वहाँ पे संतुलन अवस्था ज्ञात की थी। तो मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम की अवधारणा महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण होती है। दोनों बातें समझ में आई। एक तो फर्म का सामान्य लाभ या नो प्रॉफिट नो लॉस, और दूसरा संतुलन अवस्था। इसकी जानकारी किससे होती है बच्चों? आगम वक्रों से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आगम वक्र जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 आगम की अवधारणा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।